नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 18 जुलाई को बैठक होने जा रही है। ठीक वैसी ही बैठक दिल्ली में एनडीए की होने जा रही है। बेंगलुरु में और दिल्ली में इस बैठक का क्या है मायने, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति को किस तरह ये बैठक जो है प्रभावित करने वाली है। हमारे साथ आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी हैं और दूसरी तरफ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी। तो शुरुआत करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी, किस तरह देखते हैं, एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है दिल्ली में, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में जो है विपक्षी दलों की 24 विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये दोनों जो बैठकें हैं वो एक तरह से सत्ता संघर्ष है। और सत्ता संघर्ष में ये है कि एक तरफ गैर बीजेपी विपक्षी दल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। तो ये जो सत्ता संघर्ष चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को सामने देखते हुए, तो उसी के लिए ये एक तरह से गोलबंदी है। वो एक गोलबंदी बीजेपी कर रही है जो दिल्ली में उसकी बैठक हो रही है, दूसरी गोलबंदी बेंगलुरु में होने जा रही है। तो इसमें यह है कि जो गैर बीजेपी विपक्षी दल हैं वो उनकी एक बैठक हो चुकी है जो पहले पटना में हुई थी 23 जून को, और दूसरी बैठक अब बेंगलुरु में होने जा रही है, जिसमें भाग लेने के लिए आज ही वहाँ अलग अलग जो दल आमंत्रित हैं उस बैठक में वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और ये सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, ये लोग वहाँ बिहार से जा रहे हैं। तो जो बेंगलुरु वाली जो बैठक है वो बैठक इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण उसको मैं मान रहा हूँ कि जो पटना में बैठक हुई थी उस बैठक में 15 दल आए थे। अब जो बैठक वहाँ ये जो होने जा रही है बेंगलुरु में, उस बैठक में वो 24 दल के आने की सूचना है। अभी एक सूचना आई है कि वो शायद 26 हो गया हुआ है। अब उसमें डिटेल अभी पता नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये है कि 15 से बढ़कर अगर 24 हो गया है या 26 हो गया हुआ है तो एक बड़ी बात है। तो ये कारवा मतलब लगातार बढ़ रहा है। हाँ, कारवा ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर कि जो एनडीए की बैठक हो रही है दिल्ली में, उस बैठक में 19 दलों के शामिल होने की सूचना है। लेकिन उस बैठक को अगर बिहार से अगर जोड़ करके देखें तो ये है कि बिहार में जो लोग इनके सहयोगी माने जा रहे थे अभी तक, उसमें से एक तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो चाचा भतीजा हैं, उनके बीच में खटपट है। चिराग के पार्टी की ओर से लगातार ये मैसेजिंग, माने ये संकेत दिया जा रहा है कि वो अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तय नहीं हुआ है। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा को न्योता नहीं मिला है, मुकेश सहनी को न्योता नहीं मिला है। तो ये भी एक तरह से जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी तो वो ऑलरेडी उनको न्योता मिल चुका हुआ है। जो चिट्ठी चिराग को और जीतन राम मांझी को मिला था, दोनों चिट्ठी मीडिया में वायरल भी हुआ था, लेकिन इन लोगों को चिट्ठी नहीं मिली है। चिट्ठी मिली रहती, मीडिया का एक हिस्से ने, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, अखबार है, उन लोगों ने ऐसे ही बिना किसी पुष्टि के उसको छाप दिया कि फलाना 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 चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी सबको मिल गया निमंत्रण। लेकिन भैया अगर निमंत्रण मिलता तो उनकी चिट्ठियाँ भी तो मीडिया के पास आती, तो नहीं आई है, इसके बाद नहीं मिला है। दूसरी बात, उनके उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ता से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, चिट्ठी नहीं मिली है। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि हम एनडीए का पार्ट नहीं है अभी तक औपचारिक रूप से, तो उनके साथ हम उस मीटिंग में जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं वो तय करेंगे। लेकिन जब हम पार्टी नहीं है तो उनके न्योता का हमको इंतज़ार भी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर ये, हाँ, अब आगे इसमें क्या होना है। अब बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक में जो यहाँ जो बैठक हुई थी उसमें पटना वाली बैठक में ये तय हुआ था कि सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ लड़ने पर सहमति जताई थी कि हम लोग बीजेपी का मुकाबला मिलजुल करके करेंगे। वी आर यूनाइटेड और यूनाइटेडली फाइट। तो ये ममता बनर्जी ने भी कहा था। तो
ये वहाँ जो बेंगलुरु वाली बैठक है, उस बैठक में अब ये होगा कि ये एक मुझे जो जानकारी है, जो मीडिया में बातें आ रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वहाँ एक 3 वर्किंग ग्रुप बनना है जिसमें अलग अलग लोग काम करेंगे। उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करने वाला एक ग्रुप होगा। एक ग्रुप होगा जो राज्यों में ये दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम करेगा। इसी तरह एक और ग्रुप होगा, तो 3 वर्किंग ग्रुप बनेगा वहाँ पर। और दूसरा कि वहाँ ये नाम क्या होगा, जो गैर बीजेपी विपक्षी दल का जो संश्रय बनने जा रहा है, उसका नाम पहले तो था यूपीए था, अब यूपीए नहीं रहेगा, नाम कुछ दूसरा होगा। उसके संयोजक कौन होंगे, तो ये 4-5 महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पर लिए जाने हैं। एनडीए की बैठक में अब ये सब बात नहीं होने वाली है। एनडीए की बैठक अभी आगे बढ़ेगी, उसके बाद अब आगे बातें आएंगी। अभी क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो इसको लेकर के थोड़ी उहापोह की स्थिति है। दूसरे की एनडीए की बैठक भी बहुत लंबे समय बाद होनी, वह एनडीए भी डिफंक्ट पोजीशन में था, क्योंकि बीजेपी को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिलने के बाद एनडीए जो है वो एक तरह से रसातल में कहिए कि पर्दे के पीछे जा चुका था। तो उसका अस्तित्व इसलिए लाया जा रहा है कि जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव में राजनीति एक ऐसा ये कारोबार है कि जिसमें परसेप्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो सामने चुनाव आ रहा है, तो परसेप्शन तो बनाना है कि हम लोग भी एकजुट हो रहे हैं। उधर अगर 24 लोग जुट रहे हैं, 24 पार्टियां जुट रही हैं, तो इधर हम 19 को लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल तो 19 को लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है जनता किस तरह का फैसला देगी। हो सकता है कि जो फैसला हो उसके खिलाफ हो, ऐसे में गठबंधन के साथ जाना ही अच्छा रहेगा। शायद यही सोचकर बीजेपी एक बार फिर एनडीए को जिंदा करने में जुटी है। क्या सही बात है? एनडीए, आज मैं बात कर रहा था लोगों से, एनडीए की इससे पहले बैठक कब हुई थी? कोई नहीं बता पाया कि बैठक कब हुई थी। अब चिट्ठी कब लिखी गई थी, कोई नहीं बता पाया। मतलब चिट्ठी न तो एनडीए की कभी बैठक हुई तो इस हुई कि लोगों को चिट्ठी लिखी गई भाई कि आप आइए। तो जो महागठबंधन का जो बनाया है, जिसको हम यूपीए कहते हैं, जो अभी पटना में बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसका जो असर था ना, उसका ये प्रतिक्रिया है। कोई भाजपा की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। वो महागठबंधन या नीतीश जी के जो लीडरशिप में जो बैठक शुरू हुई, फिर कांग्रेस आ गया, फिर 15 पार्टियां आई, आज 23 पार्टियां बैठेंगी, 24 पार्टियां कल बैठेंगी। तो उस जो एक नया माहौल बिहार में कहा बनती है, मतलब परसेप्शन एक अवधारणा जो बनती है चुनाव के पहले कि कौन कितना ताकतवर है, दिखाने का जो माध्यम होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो जो एनडीए महागठबंधन की या विपक्षी दलों की जो एक ताकत दिख रही थी, उसके समानांतर भाजपा खड़ा कर, हम कमजोर नहीं है, देखिए भाई हमारे पास भी इतने लोग हैं। तो हम बोले शुरू में बोलते कि मूड़ी गिरने का खेल है ये। तो मूड़ी गिरने के अभियान में के प्रयोग में कल बड़ा खेल हो रहा है कि भाई कितने लोग दिल्ली पहुँचते हैं, कितने पहुँचते हैं बेंगलोर में, जिसका फिर कितने लोग कौन लोग थे, जो आने वाले कौन थे, 1 सीट वाले थे, 2 सीट वाले थे, 20 सीट वाले थे, या मुख्यमंत्री हैं, इसका भी गिना जाएगा। बिहार में जो बेंगलुरु में लगा कितने सीएम उसमें थे, कितने पूर्व सीएम थे, दिल्ली में जो लगा है उसमें कितने सीएम है, कितने पूर्व सीएम हैं। चूँकि भाजपा सत्ता में है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, पूर्ण बहुमत है, उसके लिए सरकार चलाने के लिए नहीं चाहिए ये लंगू फंगू का सपोर्ट। लेकिन सरकार बनाने के लिए या सरकार में आने के लिए वोट समेटने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनको जोड़ के रखना, दिखाना, अब राजनीतिक मजबूरी उनकी है। चुनाव भी असर पड़ता है। मान लीजिए कुछ 10 वोट है, 5 वोट है, किसी का 5-4 वोट है, तो उसे चुनाव में हार जीत तय होता है। तो छोटे छोटे दलों को जोड़ना कि हमारे साथ होना है, दिखाना, ये जो राजनीतिक प्रक्रिया उसका हिस्सा है। जैसे कल यूपी में कुछ लोग आए, राजभर कौन लोग आए, और बिहार में जोड़ने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, कुछ को बुलाया गया, कुछ को नहीं बुलाया गया, किसी को बाद में बुलाया जाएगा, किसी को बाद में छोड़ दिया जाएगा, वो चलती रहेगी। तो मुख्य परसेप्शन का ये कहना कितना सही होगा कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक है बहुत सारे, वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक जो है वो फीका पड़ चुका है, और यही वजह है कि बीजेपी अपने कुनबे को बड़ा करने की कोशिश में जुटी है। नहीं, मैजिक कुछ थी नहीं चीज़ें कि मैजिक कुछ था। अरे लोग तो ज़्यादा थोड़ा चलता है, लोग चलता है वोट से, वो चलता है संख्या से, वो चलता है नेतृत्व से। मैजिक कहाँ से में आ गया? कोई मैजिक था ही नहीं। एक लीडरशिप नहीं मोदी जी की। हो सकता है कि उस लीडरशिप के प्रति लोगों को भरोसा उठ रहा हो, उनके काम के प्रति नाराज़गी लोगों में है, उनके जो सिद्धांत हैं, कार्य पद्धति लोगों से नाराज हो, सब हो सकता है। लेकिन मैजिक से कोई बात नहीं है। लोकतंत्र मैजिक नहीं चलता है, कोई जादू नहीं, जादू का खेल नहीं है लोकतंत्र। जादू कर लेंगे आपको संख्या चाहिए, नंबर ऑफ वोट चाहिए, नंबर ऑफ एमपी चाहिए, नंबर ऑफ सिस्टम में हिस्सेदारी चाहिए आपको। उसमें कौन कहाँ
कहाँ जाएगा वो तो निर्भर करता है कि आपके किस साथ कितनी संख्या है चुने हुए लोगों की। जी जी जी। चुने हुए लोग कैसे बढ़े हमारी उसका अभी तक यही प्रचार किए जा रहे थे कि मोदी मैजिक की वजह से बीजेपी जो है वो उस आंकड़े तक पहुंची जो जिससे कि सरकार बन जाए। फिर मैजिक शब्द का वो प्रयोग ही गलत है यहाँ पे। मैजिक थोड़ा मोदी के ऊपर लोगों को भरोसा था, उसको कहीं भरोसा कर सकते हैं आप, उसको आस्था कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैजिक कहाँ से हो? जादू थोड़ा हो रहा है कि पत्थर मारे ऊपर से कूद चिड़िया कूद जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र में प्रयोग है, अलग अलग प्रयोग होता है, समीकरण बनाए जाते हैं, बनते बिगड़ते हैं। मैजिक शब्द से मेरी आपत्ति है और कुछ नहीं है। मैजिक कुछ नहीं होता है। लोग सबसे आपको आपत्ति है हेमंत जी मैजिक से, मोदी मैजिक से आपको भी आपत्ति है? नहीं, इसमें आपत्ति की बात नहीं। ये एक तरह से एक तरह से इसको एक ऐसे एग्जाम्पल की तरह पेश कर रहे हैं कि असर किसी व्यक्ति का क्या असर होता है राजनीति की दुनिया में, उसके असर के रूप में ये मोदी मैजिक तो मीडिया का भी हिस्सा, खुद बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको प्रचारित कर रहे थे कि मोदी एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इस देश में सत्ता मिली है। और ये हुआ भी कि आप 14 का चुनाव देखिए, उनके नाम पर ही लड़ा गया, 19 का चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया, भले ही उसमें और बहुत सारी चीज़ें उसमें, हर हर मोदी घर घर मोदी का तो ये नारा ही था। तो ये इसी को एक मोदी मैजिक के रूप में कहा जा रहा है। वो कोई जादूगर, ये पीसी सरकार की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये मोदी की बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए हो ये रहा है कि यही पार्टी, इसी पार्टी के अध्यक्ष क्या कहा था उन्होंने कि इस देश से जितनी छोटी पार्टियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और बीजेपी ही रहेगी। आज क्या हो रहा है? बीजेपी को उन दलों की भी ज़रूरत है जिसका नाम भी लोग भूल गए थे। अपना दल, निषाद पार्टी, उसके बाद क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, शायद यही नाम है उस पार्टी का। ऐसे ऐसे दल जिनका नाम लोग भूल चुके, खैर वो यूपी के हैं तो वहाँ लोग जानते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, और उधर फिर आप दक्षिण में चले जाइएगा तो कुछ ऐसे दल अभी आ रहे हैं सामने जिनका नाम भी नामो निशान कहीं नहीं था, उनका सिर्फ नाम ही है। तो आखिरकार क्या मजबूरी है कि बीजेपी को इस तरह के लोगों को उजागर करना है, फोर फ्रंट पर लाना है, मीडिया में नाम गिनाना है उनका? कुछ तो मजबूरी है, ताकत दिखाना है। ये मजबूरी का ही एक हिस्सा है कि निश्चित रूप से मोदी का जो करिश्मा था वो अब उतार पर है और उस करिश्मे के बूते चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये मोदी के लोगों को भी, आरएसएस को भी, उनके जो तमाम सर्वे आए हैं उनमें ये बातें कहीं न कहीं से छन करके आ रही है कि ये अगला जो लोकसभा 24 का चुनाव है वो चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए ये तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। और देखिए ये प्रयोग इसलिए किए जा रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं उन पार्टियों का असल में उनकी ताकत क्या है? वो जाति आधारित जो पार्टियां हैं, खास करके व्यक्ति आधारित और जाति आधारित, वो कुछ पॉकेट में उनका असर होता है और उस पॉकेट की सीट वो जीत लेते हैं। तो कम से कम मान लीजिए कि 2-4 सीट भी अगर लोकसभा के अगर इन लोगों से जीतने की स्थिति हो तो चुनाव में एक एक सीट का महत्व होता है जब आप कांटे की लड़ाई में फंसते हैं तो इसलिए ऐसे दलों को लेकर के एक परसेप्शन भी बनता है। दूसरे जो अस्मिता की जो राजनीति है, पहचान की जो राजनीति है, ये सब लोग जो जिनका नाम हम लोग ले रहे हैं, ये सब पहचान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये समाज के पिछड़ी हुई धारा के लोग रहे हैं। तो इनको कौन कितना जोड़ता है, और इसको इनकी गिनती कराई जाती है कि देखिए हमने कुशवाहा को जोड़ा, हमने इतने कुशवाहा को लाया, हमने इतने मल्लाह को लाया, हमने इतने नोनिया को लाया। तो ये तमाम तरह की बातें, तो ये एक तरह से परसेप्शन बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये बीजेपी के सामने बड़ा संकट है। इसलिए ये नहीं तो आज से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 6 महीना पहले जब जेपी नड्डा बिहार में ही गरज करके गए थे कि सब पार्टी समाप्त हो जाएगी और बीजेपी ही रहेगी। तो ये तो उनकी मजबूरी है ना कि आज आप ऐसे दलों को पूछ रहे हैं जो कल तक, अब ये जो इनका राजभर वाली पार्टी है वो तो विधानसभा चुनाव इसके सपा के साथ जाकर लड़ी थी और जो उससे बीजेपी के साथ गठबंधन में 4 सीट उन लोगों ने जीता था विधानसभा का और इनके साथ 6 सीट इन्होंने जीती थी। तो ताकत इनकी बड़ी थी, लेकिन अपना जो मौका परस्ती है राजनीति में उसके तहत वो फिर उछल कर उधर चले गए हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो जेपी नड्डा थे वो बिहार में आकर गरजे थे कि छोटी पार्टियां खत्म हो जाएगी, और यही बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुभ गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद ही उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया था और आज की
जो विपक्षी एकता की बैठक है वो जो बेंगलुरु में हो रही है, उससे पहले जो पटना में बैठक हुई थी और इस बैठक से पहले जो भी तमाम जो आयोजन के काम रूपरेखा जो कहते हैं तय करना, सभी को जोड़ना, ये काम सीएम नीतीश ने किया था। यानी कि विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। और दूसरी बैठक है विपक्षी एकता की बेंगलुरु में और पहली बैठक पटना में हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में जो है नाम तय किया जाएगा गठबंधन का, उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किए जाएंगे, सीट्स शेयरिंग के मामले जो हैं उसके बारे में भी होगा और कॉमन कैंपेन प्रोग्राम के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा एक कॉमन सेक्रेटेरिएट का भी जो है उसके गठन होगा, उसके बारे में भी फैसला किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि कौन होगा विपक्षी एकता का संयोजक, यानी कि जो गठबंधन होगा उसका संयोजक कौन होगा, इस पर भी मुहर कल 18 जुलाई को लग जाएगी। नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं? नीतीश जी सूत्रधार रहे हैं विपक्षी एकता का। लगता है आपको, ये उम्मीद है कि नीतीश जी संयोजक चुने जाएंगे? अब जो होना कल होना है, नीतीश जी लीड कर रहे हैं पिछले 2 महीने से इस पूरे अभियान को, तो संभव है कि एक तत्कालिक व्यवस्था चाहिए लीड करने वाला, या भाई जो उसको जोड़े पिरोए, एक माली चाहिए इस पूरे बगीचा को सींचने के लिए। उसके लिए नीतीश जी तत्काल पढ़े लगा हुए हैं, टेम्पोररी काम कर रहे हो तो चाहते हैं टेम्पोररी बाद हो जाए परमानेंट भी साल भर के लिए, चाहे उसके आगे के लिए भी। तो ये टेम्पोररी से परमानेंट होने का अभियान नीतीश कुमार का, और संभव है कि वो टेम्पोररी जो माली हैं उस गठबंधन का बगिया के अस्थायी भी हो जाएँ। लेकिन सवाल है कि माली का मालिक कौन होगा, वो थोड़ा सा संशय है। मालिक मैंने जो मालिक बाग है, जो मालिक नीतीश जी हैं, सही बात है, उस मालिक कौन होगा ये तो तय होगा 24 महीना। लेकिन फिलहाल तो मालिक ही की भूमिका बड़ी होगी सींचते रहने के लिए। और तो संभव है। एक चीज़ मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बैठक होने जा रही है तो इसका जो बड़ा संदेश है जिस पर लोगों की नज़र नहीं जा रही है, मैं समझता हूँ कि शायद मैं ठीक हूँ, कि अब उस बात पर विराम पूरी तरह लग गया है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव में खटपट है। अब ये जो अपना रास्ता अलग करने जा रहे हैं तो सरकार नहीं टिकेगी, तो सरकार नहीं चलेगी। ये सब जो गढ़ा हुआ था, जो पिछले 15-20 दिनों से चल रहा था, ये बैठक जो है उसको भी एक तरह से ये दफन करने का एक जरिया है कि अब बातचीत आगे बढ़ जाएगी। अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा ये कि अब इनमें टूट होने जा रही है, इनका ये अब इनके बीच में पट नहीं रहा है, सरकार नहीं चल रही है, तो इनका पोस्टर नहीं है तो उनका पोस्टर नहीं है, इनका फ़ोटो नहीं है, उनका फ़ोटो नहीं है। अब वो जो मीडिया है, उस मीडिया ने अब इसको ठंडे बस्ते में उसको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बातें आगे बढ़ गई हुई है। ये बात तभी तक थी जब तक ये 24 वाली बैठक के लिए लोग रवाना होने नहीं शुरू हो गए थे। अब सब लोग रवाना हो रहे हैं वहाँ, कल सुबह तक भी लोग पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग रात में पहुँच जाएंगे। आज रात में शायद भोज है, सोनिया गांधी की ओर से रात्रि भोज है। और ने कहा परफेक्ट कहा उन्होंने, जो मीडिया हाइप था कि सरकार आज गलवा, कल गलवा, परसों गलवा, अब उसका पूरा विराम लग जाएगा। अब जो ऐसी खबरों की लीडरशिप, अब क्या होता है कि खबर की होती है लीडरशिप, उसका व्यूअरशिप होती है, वो व्यूअरशिप बढ़ गया उसका, इसलिए वैसी खबरें चलेंगी नहीं। अब जो भी चलेगी, नेता कौन होगा, गठबंधन का दिन चलेगा, सरकार में पीएम कौन होगा, चर्चा इस पर होगी। अब बिहार उस बहस से बाहर हो जाएगा, बिहार की सरकार उस बहस से बाहर हो जाएगी। अब सिर्फ मुद्दा रहेगा केंद्र में नेतृत्व कौन करेगा, महागठबंधन विपक्ष का नीतीश करेंगे, फलना करेगा। अब बहस उस पर हो गई कि बिहार के संदर्भ में बिहार का मुद्दा जो न्यूज वैल्यू था उसका खत्म हो गया। उस लड़ाई से तेजस्वी और नीतीश जी के बीच का जो संशय बना दिखाई जाता था वो खत्म हो गया। ये कह सकते हैं कि मतलब जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है उससे इतर बात करें कि सेम तारीख को एनडीए की भी बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि एनडीए जो है वो कमज़ोर है। और यानी कि मैं बताता हूँ, आप ये सेम डे बैठक रखने का मकसद ये है कि वो जो हेडलाइन शेयरिंग का मामला होता है ना, वो उसको कब्जा करने की बात है। नहीं तो सेम डे रखने का कोई मतलब नहीं था। और वो दिल्ली में रख रहे हैं, नेशनल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली से ऑपरेट होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल एक तरह से चालबाजी है और कुछ नहीं है। आप सेम डे बैठक रखने का मतलब ही यही है कि आप
हेडलाइन शेयर करना चाहते हैं, हेडलाइन में बंटवारा चाहते हैं, हेडलाइन में हाँ उस पर कब्जा चाहते हैं। क्योंकि जब बैठक दिल्ली में हो रही है, पीएम आएंगे तो खबर तो बड़ी वही बनेगी, दिल्ली वाले ही दिल्ली के लिए। वो बेंगलोर खबर नहीं बड़ी होगी, कोई कोना में जाएगी, बॉक्स में जाएगी खबर ही, लेकिन लीड हेडिंग तो मोदी की खबर ही होगी। वो ठीक कहा कि ये सीट हेडिंग कब्जाने का अभियान नहीं है और कुछ नहीं है। तो ये हेडिंग कब्जाने का अभियान है बीजेपी का, और इस अभियान में भले ही कुछ देर के लिए बीजेपी अपनी बढ़त दिखवा ले, लेकिन जो विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है वो आने वाले दिनों में पीएम मोदी के लिए, या यूँ कहें बीजेपी के लिए, बड़ा सिरदर्द एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं मैं, रुकिए अब बात खत्म करने से पहले देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि और जो जिसकी पुष्टि बीरेन जी ने की कि ये हेडिंग कब्जाने की जो कवायद है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी के सामने संकट ये है कि उनको ये लग रहा था कि बहुत बड़ी टूट होने जा रही है ये विपक्षी दलों के भीतर। अजित पवार को तोड़ने के बाद इधर इनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल तो अब गए, अब तो ये जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अरविंद केजरीवाल जिनको कहा जाता है कि वो सबसे कठिन ये हैं जिनको डील करना बहुत मुश्किल होता है, वो आदमी एकदम झट से मान गया। तो इसको लेकर के बीजेपी के सामने संकट है, और बहुत चालाकी से ये, और बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत नज़दीक में इन्होंने तय कर लिया है कि हम 18 को बैठ रहे हैं। तो ये हेडिंग को हथियार लेने की, कब्जा लेने की लड़ाई इसलिए है कि अपनी राजनीतिक कमजोरी पर पर्दा डाला जाए। उनको लग रहा था कि अगर 24 दल 26 दल वहाँ बैठेंगे तो पूरे देश भर में, नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में बात आएगी कि मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी गोलबंदी हो गई। तो ये इसमें जब बंटवारा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है मोदी वाली खबर लीड होगी। अब बक्सा में छपेगा क्या, वो गैर बीजेपी विपक्षी दलों की बैठक। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भले ही कुछ देर के लिए जो है बीजेपी हेडलाइन पर कब्जा कर ले, उसमें बंटवारा कर ले और अपनी बड़ी उपलब्धि गिना दे बैठक को, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक और इसका कुनवा लगातार बढ़ते जाने से ये साफ हो गया है कि न सिर्फ लोगों में बल्कि राजनीतिक दलों में भी पीएम मोदी के प्रति नाराज़गी है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हैं, जिन्हें बिहार में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।